पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका सीखे थे वो द्विघाती सूत्र के द्वारा सीखे थे। और उसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 10 बनाए थे। उदाहरण नंबर 10 बनाए थे और द्विघाती समीकरण को कैसे हल करें ये हम लोग सीखे थे। द्विघाती सूत्र के द्वारा कैसे हल करें। अब उसी द्विघाती सूत्र के प्रयोग से ही हम लोग ये उदाहरण नंबर 11 के क्वेश्चन को हल करेंगे। आप उदाहरण नंबर 11 का क्वेश्चन एक बार पढ़िए कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 हो। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी देखे हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। आगे चलते जाइए, -1, -2, -3, -4, -5, ये चलते जाइए। ये है पूर्णांक। यहाँ पे क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे लिखे धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम इन पूर्णांकों में से आपको कौन सा लेना है? विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये जो है आपका हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक जो विषम संख्या है। और सम धनात्मक पूर्णांक हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये सब हो गया क्या? ये हो गया आपका सम धनात्मक पूर्णांक। तो क्वेश्चन में हम लोगों का विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? तो क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसके आगे आप जा सकते हैं जो कि विषम संख्या है। अब कहता है क्रमागत विषम दो ऐसे क्रमागत का मतलब होता है जैसे 7 अगर मान लीजिए है, इसका क्रमागत क्या हो जाएगा? 9 और दूसरा क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया क्रमागत। अगर मान लीजिए कि हम इसको x मान लेते हैं तो इसका क्रमागत क्या हो जाएगा? ये जो होगा ये x+2 हो जाएगा क्योंकि बीच में 8 नहीं है। ठीक है, बीच में 8 जो है वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो 7 के बाद जो अगला विषम क्रमागत, जो 7 के बाद अगला जो विषम संख्या होगा वो होगा 7+2। उसमें 2 जोड़ेंगे और उससे पहले वाला जो होगा वो हो जाएगा x-2। तो अगर एक विषम पूर्णांक x है तो उसका अगला विषम पूर्णांक हो जाएगा x+2 और इसका पिछला हो जाएगा x-2। ठीक है, विषम पूर्णांक। तो दो ऐसे पूर्णांक आपको निकालने हैं। तो हम एक पूर्णांक को ये मान लें, दूसरा को ये भी मान सकते हैं x+2, या नहीं तो फिर इसको भी मान सकते हैं। एक x मान लें, दूसरा x-2 भी मान सकते हैं। दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। x के साथ x+2 भी ले सकते हैं या x के साथ x-2 भी ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका जब हम लोग हल करेंगे? माना कि पहली विषम संख्या बराबर x। अब इसका क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक लिख दीजिए यहाँ पे। विषम पूर्णांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? x+2। आप x के बाद दूसरा x-2 भी ले सकते हैं। अच्छा, अब कहता है कि इनके
वर्गों का योग, तो लिखेंगे प्रश्न से इन दोनों संख्याओं का वर्ग यानी x का वर्ग एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कितना के बराबर है? 290 के बराबर है। अब हम लोगों को ये समीकरण को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 290। और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 4 2 दूना 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 290 को उठा के इधर लेके आते हैं, 290 बराबर क्या हो गया? 0। अब क्या हो गया देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। उनको फोन करके बोलो बोले क्लास ले रहा है हमसे। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब 286 है, इसको 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, उधर गया 8, 2 चौके 8, उधर गया 6, 2 तिया 6, कितना हो गया? 143 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर ये 0 गुण, ये 2 गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, ये हो गया। तो ये आ गया हमारा द्विघाती समीकरण। अब क्या करना है, इस समीकरण को हम लोगों को सॉल्व करना है द्विघाती सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा सॉल्व करना है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने के लिए लिखेंगे ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए 1, बी मतलब एक्स का गुणांक, ये हो गया 2, सी मतलब हो गया ये अचर पद माइनस 143। तो इसमें हम ए बी सी पहले लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए पहले स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, फिर एक्स वाला पद होना चाहिए, फिर अचर पद होना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग ए बी सी लिखेंगे। अब ए बी सी आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, हम इधर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसका विवेचन या विविक्त कर ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। बी का मान कितना है देखिए, बी का मान है 2 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है, ए का मान कितना हो गया? 1 गुना सी का मान कितना हो गया? माइनस 143। तो क्या हो गया यहाँ पे? 2 दूना 4 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 1 4, 143 को आप 4 से गुना कीजिएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 17 का 7 हासिल 1, 4 के 4 और 1 5, कितना हो गया? 572। इसको जोड़िएगा 576। देखिए डी का मान आ गया 576। ये 576 जो है ये 0 से क्या है? बड़ा है, 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? वास्तविक और अद्वितीय हल है। अब हम इसका हल आराम से निकाल सकते हैं। जो हमको पता चल गया ये इसका वास्तविक हल होगा, मतलब इसका उत्तर निकलेगा, और x का जो 2 मान होगा वो अलग अलग होगा। आइए अब इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, माइनस, अब b का मान कितना है देखिए, ये माइनस तो सूत्र का माइनस था। अब जो b का मान है, b का मान है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए, प्लस माइनस रूट 576 बटे 2 गुना a का मान हो गया 1। इसको आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। -2 प्लस माइनस, देखिए 576 का वर्गमूल होता है 24, 24 को आप 24 से गुना कीजिएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 1 5, सॉरी 2 दूना 4, ये हो गया 6 9 8 17 का 7 हासिल 1, 4 1 5, कितना हो गया ये 24, कितना हो गया 24।
अब आइए 2 एकम 2 क्या हो गया देखिए। अब यहाँ पे आपका x बराबर क्या हो गया देखो, -2, एक बार हम प्लस लिख देते हैं 24/2 और x बराबर -2 -24/2। 24 में से 2 चला गया, कितना हो गया बाबू, 20 हो गया, सॉरी 22/2 और x बराबर कितना हो गया, -2 -24 कितना हो गया, -26/2। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 11, क्या हो गया 11, यानी कि x का मान हो गया 11 और इसको काटिएगा 13 दूना 26, x बराबर क्या हो गया -13। आपके पास 2 उत्तर आ चुका है, x का 2 मान आ गया, एक मान आ गया -13, एक मान आ गया 11। अब आप गौर कीजिए, हम क्या माने हैं, धनात्मक पूर्णांक, क्या माने हैं, धनात्मक, तो ये आपका 11 धनात्मक है, 13 तो है, ये तो ऋणात्मक है, तो ये जो हम माने हैं उससे अलग है, तो ये जो मान हो गया ये आपका अवमान्य हो गया, मतलब जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, अवमान्य है। तो हम लोग का उत्तर क्या आ गया 11। तो पहली विषम पूर्णांक जो है, जो पहली विषम पूर्णांक थी वो क्या है देखिए, लिखेंगे पहली विषम पूर्णांक बराबर x बराबर 11 और क्रमागत विषम पूर्णांक जो हो गया वो क्या हो जाएगा x + 2। देखिए पहली विषम पूर्णांक हम x माने थे और उसका क्रमागत जो को माने थे क्या, x + 2, तो क्या हो जाएगा 11 + 2 लेकिन 13, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने का है कि x का एक मान आया है धनात्मक, एक मान आया है ऋणात्मक, जो ऋणात्मक मान आया है वो हमारे मानने से अलग आया है, इसलिए ये अमान्य हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का उदाहरण नंबर 12, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और पहले आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद इसका हल करेंगे। देखिए कहता है कि एक आयताकार पार्क को बनाना है, ये हम फिगर है इसका, एक आयत के आकार का पार्क, आयत जिसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब आयताकार है तो ये इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है, चौड़ाई आपस में, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एक आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, तो चौड़ाई है लंबाई से 3 मीटर कम है। यदि चौड़ाई मान लीजिए अगर आपका 7 है चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा 10 मीटर, चौड़ाई जो है लंबाई से 3 कम है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई, हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं बराबर x मीटर, ठीक है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो आयताकार पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो x + 3 मीटर, ठीक है। जब इसका लंबाई और चौड़ाई मान लिए हम मान लिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हो गया आपका x + 3 गुना चौड़ाई हो गया x। अगर हम इसको गुना करते हैं, x को x से गुना करेंगे x², x को 3 से गुना करेंगे 3x, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हो गया ये, इसका क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल। अब आइए 3 मीटर, इसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए। पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, पहले से बना हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का पार्क, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का पार्क है
इस त्रिभुज का जो आधार है वो आधार इसके चौड़ाई के बराबर है। यानी कि ये जो आधार है यहाँ पे, ये आधार किसका है, जैसे देखिए ये हो गया आपका आयताकार पार्क और ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दोनों भुजा बराबर है। तो जो आयताकार पार्क का चौड़ाई है वही समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है, यानी दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का आधार कितना हो गया, x मीटर। इसको मिटा देते हैं। और के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 12 मीटर। तो जब हम लोग को आधार मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो हम लोग इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर 1/2। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो बराबर 1/2 गुना आधार कितना है x और इसका ऊंचाई कितना है 12। ये कट गया, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, ये हो गया 6x मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बार फिर सवाल को फिर से पढ़ते हैं। एक लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, यहीं पे आपको सवाल को समझना है। एक आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। ठीक है, हो गया। इसका क्षेत्रफल यानी किसका क्षेत्रफल, इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल x स्क्वायर प्लस 3x, यही है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। कहता है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, आधार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 मीटर है, 4 वर्ग मीटर अधिक है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है पहले से जो समद्विबाहु त्रिभुज जो है, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, इसका क्षेत्रफल से इसका आयत का क्षेत्रफल 4 मीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल अधिक है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर। ध्यान रखिएगा, आयत के आकार का जो पार्क है उसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। मतलब आयत का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर कम है। तो जो कम है उसमें 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये आ गया हमारा समीकरण। अब आइए, तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये 6x को उठा के इधर लेके आते हैं, माइनस 6x और 4 को भी लेके चला तो इधर -4, क्या हो जाएगा। और लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ चुका है। ठीक है, इसको आप अगर समझ में कम आया तो इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, उसको दोबारा सुनिए क्या है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया -4। सबसे पहला काम हम लोग b निकालेंगे, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -3 है, इसका स्क्वायर हो गया -4, a का मान 1, c का मान -4। क्या हो गया, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। यानी d का मान 25 है, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब इसका हल निकलेगा, वास्तविक होगा और अद्वितीय होगा। हम निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। x बराबर -b का मान कितना, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम गलती करते हैं। यहाँ सूत्र में माइनस है, हम सूत्र का माइनस लिख दिए। अब b है, b का मान कितना है, -3। कितना मान, तो आपको b का मान -3 लिखना है।
ये ब्रैकेट लगा दिए, प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है, डी का मान आया हमारे पास 25 बटे 2, ए का मान है 1, कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट 25 का मान हो गया 5 बटे 2, ये हो गया x। तो x बराबर कितना हो गया, पहले लिखेंगे 3 प्लस 5, 3 प्लस भी है और माइनस भी है, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 बटे 2, और x बराबर 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2 बटे 2, ये कट गया कितना हो गया 4, ये कट गया कितना हो गया 1, तो x बराबर हो गया 4 और x बराबर हो गया -1। अब आप देखिए x का 2 मान निकल गया। अब जो x क्या है, चौड़ाई है, तो लंबाई या चौड़ाई जब हम किसी का लंबाई नापते हैं तो ये माइनस में नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता, ये क्या हो गया आपका अमान्य हो गया। लंबाई चौड़ाई का माप कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए अमान्य हो गया। तो क्या लिखेंगे, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x बराबर 4 मीटर, सॉरी चौड़ाई बराबर कितना, x बराबर 4 मीटर हो गया, और लंबाई जो है वो x प्लस 3, 4 और 3 कितना हो गया 7 मीटर। यही हमारा उत्तर आ गया। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और समझिएगा इसको। अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का उदाहरण नंबर 13, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का उदाहरण नंबर 13 बहुत ही आसान सवाल है। सवाल ये कहता है, इसमें उदाहरण 13 में 3 ठो सवाल दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इस समीकरण का अस्तित्व अगर है, पहले आपको चेक करना है, अगर है तो ज्ञात कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। देखिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करने का जो तरीका है वो आप अच्छे से सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो आप इसको बहुत ही गौर से देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए समीकरण मानक रूप में, उसके बाद x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, वो 3 है, x का गुणांक जो होता है वो होता है b, वो -5 है, और अचर पद जो है वो है c। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो मतलब d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हो गया -5 स्क्वायर -4 गुना a का मान 3, c का मान 2, 5 पचे 25 -4 तिया 12, 12 दूना 24, d का मान हो गया 1, d का मान 1 है, ये 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अब जब वास्तविक और अद्वितीय हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो कैसे हल निकालेंगे, देखिए सूत्र है ये, x बराबर, ध्यान दीजिए सूत्र याद कर लीजिएगा सूत्र को, -b प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, बटे 2a माइनस, सूत्र का माइनस, b का मान कितना है -5, ठीक है, ये माइनस जो है वो b सूत्र में जो माइनस है, और b का मान और यहाँ पे -5 है, तो वह -5 है, प्लस माइनस d का मान हो गया 1 बटे 2 गुना a का मान हो गया कितना 3। ठीक है, क्या हो गया ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 तिया 6 हो गया। अब आइए देखिए क्या हो गया, x बराबर, एक बार हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 1 बटे 6, और x बराबर दूसरी बार लिखेंगे 5 माइनस 1 बटे 6। तो क्या हो गया, 5 और 1 6 बटे 6, और x बराबर 4 बटे 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी x का मान हो गया 1, और 2 दूना 4, 2 तिया 6, x का मान हो गया 2 बटे 3। ये हमारा हो गया आंसर है। ठीक है, अब इसी का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, मानक रूप में लिखा हुआ है,
तो ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया 4, सी बराबर हो गया 5। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 4 है, स्क्वायर देंगे -4 गुना ए का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 5। 4 चौके 16 माइनस 4 एके 4, 4 पंचे 20, जो कि आ गया -4। डी का मान कितना हो गया? -4। अब देखिएगा पीछे वाले वीडियो में जहाँ पे द्विघाती सूत्र बताए हैं, ये -4 जो है वो 0 से छोटा है। इसका मतलब इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। इस समीकरण में वास्तविक मूल संभव नहीं है, तो इसको और आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ये वास्तविक मूल जब है ही नहीं तो निकलेगा कहां से? अब आइए तीसरा क्वेश्चन इसी का क्या है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। यहाँ पे हो गया a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -2√2 और c बराबर हो गया 1। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही तरीका d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b का मान -2√2, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मान 2, c का मान 1। अब आइए देखिए क्या है, -2√2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, -2√2 गुना -2√2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। रूट बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से गुना करेंगे, 2 दूना 4 और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो गया 4 दूना 8, सिंपल सा है। तो क्या हो गया यहाँ पे 8 माइनस 2, 4 दूना 8, 8 के 8, 8 से 8 चला गया, कितना बच गया 0, डी का मान आ गया 0। इस क्वेश्चन में जो आपका उदाहरण नंबर 13 है, इसमें तीनों कंडीशन दे दिया है। एक क्वेश्चन में वास्तविक और अद्वितीय हल है, दूसरे क्वेश्चन में वास्तविक मूल संभव ही नहीं है, तीसरा जो क्वेश्चन है डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब वास्तविक और समान मूल है। समान मतलब x का दोनों मान बराबर होगा। अब वास्तविक है तो निकालेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, फिर वही जो सूत्र आपको दिया हुआ है उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a, क्या हो गया, b का मान कितना है देखिए -2√2, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2√2 प्लस माइनस d का मान कितना है 0, d का मान 0 है, √0 बटे 2 गुना a का मान हो गया 2, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√2 बटे 2 गुना 2, ये 2 2 कट गया, क्या हो गया √2 बटे 2। आप इसको इस 2 को लिख सकते हैं, ये जो 2 है बचा हुआ है 2 लिखिए, चलिए x बराबर √2, ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, ये √2 कट गया, x का मान क्या हो गया 1 बटे √2, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसका 2 हल होगा और दोनों हल क्या होगा बराबर, तो इसका 2 मान होगा 1 बटे √2। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिए, ये तो सवाल हो गया कंप्लीट। जब ये नोट है आप इसको देख लीजिए, यदि d बराबर 0 होता है, हम लोग d निकालें यहाँ पे, अगर d बराबर 0 है तो आप ये जो यहाँ पे रख दिया आप 0, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a, तो x बराबर आप जब d का मान रख देंगे यहाँ पे -b प्लस माइनस d का मान क्या रख देंगे 0 रख देंगे बटे 2a, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b बटे 2a, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, ठीक है, इतना प्लस 0 और दूसरा जो होगा x बराबर -b माइनस 0 बटे 2a, तो प्लस 0 जोड़ देंगे तब भी वही रहेगा, अब घटा देंगे तब भी वही रहेगा। तो जब अगर किसी द्विघात समीकरण में d का मान 0 हो जाता है तो सिंपल आपको लिखना क्या है, x बराबर -b बटे 2a और x बराबर -b बटे 2a।
ये नोट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये हम लोग का उदाहरण नंबर 13 खत्म हो गया। उदाहरण नंबर 14, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का उदाहरण नंबर 14, जो कि पेज नंबर 95 में है। उदाहरण नंबर 14 में आपका 2 सवाल है, तो हम लोग बारी बारी से इस सवाल को, फिर उसके बाद अगले सवाल को करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है और सवाल कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण है, इसका आपको मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण दिया हुआ है आपको क्या, x प्लस, ये तो क्वेश्चन हो गया, x प्लस 1/x बराबर 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x 0 के बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए x 0 के बराबर हो गया, x तो कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक कोई संख्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि x 0 के बराबर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता 0 के बराबर हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है ऐसा हो, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आइए हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बटे 1 है, x और 1 का एलसीएम कितना हो गया, x। 1 को x से भाग देंगे तो x होगा, फिर x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस x को x से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 3। ठीक है, यहाँ बटे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये गुना हो जाएगा 1 के साथ, उतना ही रहेगा, और x जो है वो गुना होगा 3 के साथ, तो हो जाएगा 3x। तो क्या हो गया, और x स्क्वायर, इसको आप इधर लेके मानक रूप में लिख दीजिए, माइनस प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसका आपको हल करना है द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो 1 बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3, क्योंकि -3 गुना है, और c का मान हो गया 1। तो हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आइए, b का मान हो गया -3, इसका स्क्वायर, -4 गुना a गुना c, 3 तिया 9 -4 बराबर क्या हो गया 5। तो जाहिर सी बात है, जब d 5 हो गया तो ये 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे वास्तविक और अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, या मूल है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को x का मान निकालना है। तो x का मान हम यहाँ पे निकालते हैं, देखिए, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b का मान -3। ये ध्यान रखिएगा, आप अक्सर बच्चों का ये गलती होता है कि वो डायरेक्ट -3 ही लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस, सूत्र में माइनस है, और b का मान भी -3 है, तो ये 2 माइनस होगा यहाँ पे। प्लस माइनस d का जो हमारे पास मान आया है वो कितना आया है, 5 आया है, तो हम 5 लिख दें यहाँ पे। 2 गुना a कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस माइनस। अब आप देखिए 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, 5 बटे 2 एकम 2। तो x का मान आ गया क्या, 3 प्लस रूट 5 बटे 2, और x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे 2। यह हमारा आंसर हो गया इसका 14 उदाहरण नंबर का पहला क्वेश्चन था। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके हर में x है, इसके हर में x माइनस 2 है, और साइड में कंडीशन लिखा हुआ है x बराबर नहीं है 0 और 2 की। अगर x का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1/0 जो कि अपरिभाषित है, और x का मान अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे x का मान 2 होगा तो 2 घटा 2 0 हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए x का सब मान हो सकता है, लेकिन 0 और 2 नहीं हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 2 हो गया यहाँ पे। अब इससे इसको भाग दीजिएगा, x कटेगा, बचेगा x माइनस 2। x माइनस 2 को 1 से गुना कीजिएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस है माइनस लिख दिए,
इसको इससे भाग देंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 को इससे भाग देंगे x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x गुना होगा 1 से, तो x को 1 से गुना करेंगे, x से क्या x बराबर 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x माइनस में है और ये x प्लस में है, ये कट गया, क्या बचा -2 बट इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 है, तो 3/1 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x गुना होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x बराबर -2 गुना हो जाएगा 1 से, तो -2 हो जाएगा, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये किधर आ जाएगा +2 हो गया बराबर 0। आपका ये समीकरण आ चुका है। अब आप इसको क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण से, द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करेंगे। a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -6, c बराबर हो गया 2, तो हम निकालेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -6 स्क्वायर माइनस 4ac, 6 6 के 36 माइनस 4 12 दूना 24, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा d का मान कितना हो गया 12, जो कि 0 से बड़ा है। अब ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मूल है ये क्या है, वास्तविक है। क्या मूल है, वास्तविक और अद्वितीय हल है लिख सकते हैं, मूल भी है लिख सकते हैं, ठीक है। अब डी तो निकाल चुके हैं हम लोग, अब क्या करेंगे x निकालेंगे, क्या निकालेंगे x, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a, क्या हो जाएगा -b का मान हो गया कितना -6, यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे और -6 लिखेंगे, प्लस माइनस √d का मान हो गया, d का मान हो गया 12, 2 गुना a का मान, देखिए a का मान यहाँ पे 3 है, a का मान यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए, तो क्या हो गया देखिए 6 प्लस माइनस, अब √12, देखिए क्या लिखा हुआ है √12, अब इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, 2 गुना 2 क्या हो गया बाबू 2 स्क्वायर गुना 3, स्क्वायर है यहाँ पे और रूट भी, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, 2 √3, क्या हो गया ये 2 √3, लिखेंगे 2 √3 गुना 2 गुना 3। अब इसमें से देखिए, इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 गुना 3, ये 2 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 बटे 3, ये देख लीजिएगा आप, ये कैसे किए। अब आइए x का हमारे पास मान निकल चुका है, तो x हम इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या हम अगर चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 3 प्लस √3 बटे 3 और x बराबर 3 माइनस √3 बटे 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम लोगों का उदाहरण नंबर 14 का पहला और 14 का दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 15 करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो उदाहरण नंबर 15 है, ये शब्द वाला सवाल है, जिसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि आप सवाल देख सकते हैं, आप बुक में भी देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लीजिए नदी है, जल बिल्कुल रुका हुआ है, पानी जो है रुका हुआ है, स्थिर जल में, स्थिर जल में जो मोटर बोट है उसकी चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये स्थिर जल में चाल है। अच्छा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, अब इसमें क्या हो गया, अब जो पानी की जो धारा है वो इस दिशा में, इस दिशा में पानी बह रहा है बहुत तेजी से, कितना तेजी से बढ़ रहा है नहीं मालूम है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, जो बोट है, बोट जो है वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है,
प्रतिकूल मतलब बोट इधर जा रहा है। कितना दूरी चल रहा है, दूरी कितना चल रहा है, 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर जाने में इसको कुछ ना कुछ समय लगता होगा, ठीक है। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अगर मान लीजिए वही बोट जो धारा की चाल इधर है, ये धारा की चाल इधर है, और बोट भी मान लीजिए आपका बोट भी इधर जा रहा है, ये हो गया आपका प्रतिकूल, क्योंकि धारा के ऑपोजिट चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। और ये क्या हो गया, अनुकूल। अनुकूल में भी दूरी कितना चल रहा है, 24 किलोमीटर। तो आप बताइए, आप सोचिए कि किसमें ज्यादा समय लगे, दूरी सेम है, धारा के ऑपोजिट जाएगा तो अधिक समय लगेगा कि धारा के साथ साथ जाएगा तो अधिक समय लगेगा। जाहिर सी बात है इसमें जो है अधिक समय लगेगा, समय इसमें अधिक लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। तो हम समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग धारा की चाल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हल करेंगे इसका। माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जो मोटर बोट है वो प्रतिकूल चल रहा है। मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी चाल है, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए, जब मोटर बोट प्रतिकूल चलेगा, धारा इधर जा रहा है, मोटर बोट इधर आ रहा है, तो मोटर बोट का जो चाल है स्थिर जल में, उस चाल को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि ये धारा के ऑपोजिट चल रहा है। मोटर बोट इधर, धारा इधर, तो जाहिर सी बात है मोटर बोट का जो चाल होगा वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, धारा की चाल माने हैं हम लोग x इधर से जा रहा है और 18 इधर से आ रहा है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, धारा के प्रतिकूल हम लोग निकाल देते हैं, मोटर बोट की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से x माइनस हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आइए इसमें कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर हम जान रहे हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, दूरी तय की गई दूरी है 24 किलोमीटर। कितना दूरी तय कर रहा है, 24 किलोमीटर। और चाल क्या है, 18, तो उसका स्थिर जल में चाल था, लेकिन धारा जो है इसको क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, ये x, ये हो गया घंटा, ठीक है। आप बात को समझ रहे हैं, धारा इधर चल रहा है और मोटर बोट इधर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है रेत का ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मोटर बोट चलेगा तो चाल मोटर बोट का कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना धारा का चाल होगा ये कम हो जाएगा, इसलिए 18 माइनस x हो गया। अब आइए धारा के अनुकूल निकाल लेते हैं। क्या है, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल बराबर, देखिए अब आइए अनुकूल में, मोटर बोट तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल ही रहा है और धारा उसको पीछे से धकेल रहा है, अनुकूल जा रहा है, मोटर बोट भी उधर, धारा भी इधर। तो मोटर बोट जो कि स्थिर जल में 18 किलोमीटर, उसका पावर ही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा जाने का, पानी भी उसको धकेल रहा है, तो दोनों का चल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसमें समय निकाल लेंगे, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी वही 24 किलोमीटर है और चाल 18 माइनस x है, ये हो गया घंटा। अब हम आपको पहले ही बता चुके, ये वाला समय अधिक होगा और ये वाला समय कम होगा, वही दूरी तय करने में लिखेंगे प्रश्न से।
कितना समय अधिक है? 1 घंटा। कहता है वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल क्या थी? ये प्रतिकूल में जो समय लेता है ये 1 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिकूल में जो समय निकाले हम 24/18 - x, और अनुकूल में जो समय निकाले इसको घटा देंगे 1 मिनट, मोटर बोट की चाल 18 + x है, यहाँ पे 18 प्लस हो जाएगा, 18 + x बराबर क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। इसको समझे आप? एक बार फिर से सुनिए। जब प्रतिकूल जाएगा मतलब पानी की धारा इधर बह रही है, मोटर बोट इधर आ रहा है, तो धारा के वजह से मोटर बोट का चाल जो है वो 18 से कितना कम हो जाएगा? x कम हो जाएगा। यहाँ पे चाल कम हुआ। जब चाल कम होगा तो वही दूरी तय करने में अधिक समय लगेगा, और जब चाल ज्यादा हो जाएगा तो वही दूरी तय करने में कम समय लगेगा। सवाल में कह रहा है कितना कम समय लेगा? ये एक प्रतिकूल में 1 घंटा अधिक लेगा, मतलब अनुकूल में 1 घंटा कम लेगा। इसमें अगर समय मान लीजिए 5 लेता है तो इसमें समय लेता है 4, तो 5 में से 4 घटाए तो हम लोग का आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। अब हम लोग को आगे इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें भी अंश में 24 है, इसमें भी अंश में 24 है, तो सवाल को थोड़ा सिंपल करने के लिए 24 दोनों के ऊपर में 24 है, हम लोग 24 को कॉमन कर लेते हैं। आइए, 24 हो गया कॉमन, क्या बचा? 1/18 - x घटा 1/18 + x बराबर 1। ठीक है, और लिखिए 24, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 18 - x इंटू 18 + x। इसको इससे भाग दीजिएगा, 18 - x, 18 - x कट जाएगा, बचेगा क्या? 18 + x माइनस, फिर इसी तरह से अब पूरे को 18 + x से भाग दीजिएगा, 18 + x, 18 + x कट जाएगा, क्या बचेगा? 18 - x बराबर 1। और 24 18 - x 18 + x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 18 + x - 18 माइनस प्लस x बराबर 1। देखिए ये +18 - 18 कट गए, तो क्या हो गया? 24 x + x हो गया 2x, और यहाँ पे a - b × a + b, a² यानी कि 18² - x² बराबर कितना हो गया? 1। 24 को 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 48x बटे 18²। तो 18² क्या होता है? 18 × 18, यानी कि 18 को आप 18 से गुना कीजिएगा, 8 × 8 = 64 का 4 हासिल रहा 6, 8 × 8 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 से गुना 1 से गुना कीजिएगा तो नहीं होगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 324, 3 2 4 - x² बराबर 1 है, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 324 - x² 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 324 - x² बराबर 48x को 1 से गुना करेंगे 48x। ठीक है, अब क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, या हम लोग इसको माइनस कॉमन करने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम लोग 48x को 1 से गुना कर दें 48x, 324 - x² को 1 से गुना कर दें 324 - x²। अब हम लोग इस x² को उठा के इधर लेके आते हैं, तो x² + 48x - 324 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना होगा? इस समीकरण को हल करना होगा। आइए हम समीकरण को हल करते हैं। बराबर कितना हो गया? a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 48 और c बराबर हो गया -324। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? d निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac, b² यानी कि 48² - 4 × 1 × -324। अब हम लोग को क्या करना है? 48 का स्क्वायर निकालना है। 48 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 48 को 48 से
गुना करेंगे, आप गुना कीजिए 48 को 48 से, हो जाएगा हमारे पास 2304। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 9 8 और 1 9, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1। ये हो गया आपका 1200, मतलब -4 को -324 के साथ गुना किए हम लोग, तो इतना आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, 2304 को जोड़ना है किसके साथ, 1296 के साथ, तो आ जाएगा कितना हमारा 3600 आ जाएगा। ये हो गया डी का मान, जो कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका वास्तविक मूल होगा, वास्तविक और अद्वितीय होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको। अब आइए x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -b प्लस माइनस √d/2a। आइए माइनस लिख दिए सूत्र का। अब देखिए b का मान क्या है, b का मान है 48 लिख दिए, प्लस माइनस ये कितना हो गया, d का मान 3600/2 गुना ये a है, तो a का मान हो गया आपका 1, कितना हो जाएगा -48 प्लस माइनस ये 3600 का वर्गमूल हो जाएगा 60, ठीक है, बटे 2 के 2, क्या हो गया 60 में से पहले आप लिख दीजिए -48 प्लस 60/2, ये x का एक मान हो गया, और x का जो दूसरा मान है -48 - 60/2, 48 में से 60 में से 48 घटेगा 12 होगा, 12/2, 2 के 2, 2 6 के 12, x बराबर कितना हो गया 6। अब इधर आइए, x बराबर ये 8 हो गया, 6 4 10 का 0 हासिल 1 -108/2, इसको काटिएगा, 2 5 10, 2 चौक 8, ये x बराबर -54। अब आप देखिए क्या हो गया, ये धारा की चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा अमान्य है। तो क्या लिखेंगे, धारा की चाल जो हम लोग को निकालना था x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उदाहरण, आज का हम लोग का क्लास यहीं तक था। अब हम लोग अगले क्लास में जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे वो 4.3 का आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।